अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशे। आज मंगल है 7 मार्च और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सारी मुस्कुराहटें। आज के शो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज बात की जाएगी पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर्स के उन सॉन्ग्स की जिसे लोगों ने चुरा चुरा कर बेचा और खूब पैसा कमाया। कितने ही पाकिस्तानी म्यूजिशियंस और उनकी बनाई गई धुनों को पड़ोसी मुल्क के मौसीकारों ने अपनी फिल्म्स और शोज का हिस्सा बनाकर सुपर हिट गाने दिए, पर लोग ये नहीं जानते कि भारत की ये कामयाब धुनें पाकिस्तानी शायरों, म्यूजिशियंस और गुलकारों की महीने मिन्नत है। चाहे इसमें नुसरत जी की सांसों की माला जैसी सुपर हिट कवाली हो, या हालिया मशहूर होने वाला गाना रश्क के कमर, या फिर साबरी ब्रदर्स की भर दो झोली जिसे बजरंगी भाईजान मूवी में अदनान समी ने गाया, जो कि अब भारतीय शहरियत रखते हैं, यहीं से चुरा कर लेके गए थे। जी हाँ, कॉपी करना जो है वो बहुत ही इंतहाई बुरी बात है, लेकिन इंडिया जो है अब इसका माहिर है। आज का शो इंडिया और पाकिस्तान की नाज़रीन के लिए बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडियंस को हम बताएंगे कि करोड़ों के बजट से फिल्म्स बनाने वाले बड़ी आबादी वाले इंडियंस को सॉन्ग्स बनाने के लिए आइडियाज कहां से आते हैं और कितनी खूबसूरती से कंटेंट चोरी करते हैं कि पाकिस्तान के अलावा किसी को पता ही नहीं चलता। लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए। अरे अरे, ये सुबह सुबह मैं क्या इंडियन गाने की पैरोडी क्यों करने लगी? आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंडिया ने हमारे सॉन्ग की पैरोडी की और सलमान खान एंड फैमिली सारे इंडिया में छा गए। सुन के आपका दिल भी सोशल मीडिया पे लंबा चौड़ा स्टेटस डालने को चाह रहा होगा कि हमारा सॉन्ग था भाई, कॉपी कर लिया। बात यही खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। कॉपी और पेस्ट करने का ये सिलसिला बरसों से जारी है और अब तो हमारी कव्वालियों से लेकर मुन्नी की बदनामी तक बस कॉपी ही चल रही है। इन्हीं सॉन्ग्स की कॉपी और स्टोरी कॉपिंग पर बात करेंगे हम गुड मॉर्निंग आज में। बिल्कुल, और इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे माजी के मारूफ पॉप सिंगर हसन जहांगीर से। उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मेरा। इंसान कभी कुछ नहीं होता, ये आप लोगों का प्यार आपकी मोहब्बत बना देती है, लेकिन आपके अंदर जोश, जज्बा, लगन, पावर, आग होनी चाहिए। जो लोग नकल कर रहे हैं वही बहुत अक्लमंद लोग हैं, क्योंकि उस नकल को करके इनहेंस करते। जब जो लोग नकल करके इनहेंस नहीं कर पाते, कितनी अच्छी बना लेते, वो भुस से गिर जाता है, फ्लॉप हो जाता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग किसी को कॉपी करते, वो गाना हिट हो जाता है, दोबारा से रीहिट हो जाता है। और मिलवाएंगे आपको मुल्क के मारूफ मौसीकार अरशद महमूद से। हमारा इस तरह मिलना और अपनी सरजमीनों के लिए हौसलों और हुनर को आजमाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, जीतना, दिल खोलकर खुशियां मनाना, ये जज्बा एक जैसा है। अगर सोचे तो ये भी करिश्मा है यहाँ आपस में मिलने का। जो लम्हे साथ गुजरे हैं, इन्हीं लम्हों, इन्हीं यादों के लाखों फूल खिलने का। यही दिन रोशनी बन जाएंगे, चलो हम सूरजमुखी के फूल बनकर रोशनी को देखते हैं। और मिलेंगे साउंड प्रोड्यूसर डिक्सन विल्सन से, जो पाकिस्तानी फिल्मी म्यूजिक की गैर मकबूलियत की जिम्मेदारी मीडिया पर डालते हैं। जब कोई चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो उसको कॉपी भी बहुत सारे लोग करते हैं, इवन दूसरे मुल्कों में भी कॉपी होता है। आई थिंक शायद उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अपना कुछ नया क्रिएट कर सके, तो वो आपके चीज़ को कॉपी कर लेता है, या फिर आपकी चीज़ उसको इतनी अपील करती है, इतनी पसंद आती है कि वो फिर कहता है कि यार इससे अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो यही बनाना है मैंने। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जी, इस वक्त मेरे पास मौजूद है जंग का पेपर, और जंग की आज मेन लीड जो है वो खबर अफसोसनाक ही है क्योंकि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने एक बार फिर से हमला किया है, जिसके नतीजे में 5 फौजी शहीद हो गए हैं। मोहम्मद एजेंसी में 3 चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो ये आज जंग की मेन लीड है।
ठीक है, जंग की मेन लीड का आपने जिक्र किया। इस वक्त मेरे पास एक्सप्रेस है और सेम यही लीड भी एक्सप्रेस ने अपना हिस्सा बनाई हुई है, जिसमें 5 फौजी शहीद, जवाबी कार्रवाई, 15 दहशतगर्द हलाक। अच्छा, जो इनकी दूसरी लीड है उसका जिक्र करती हूँ, वो है फौजी अदालतों के हवाले से, जिसके हवाले से हम काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि इसमें जो है वो तौसी की जाए, उसके हवाले से काफी अपोजिशन जमातों की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है। तो फाइनली अब पीपल्स पार्टी की 9 नुकाती तजावीज पेश की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि फौजी अदालतों की मुद्दत 1 साल, आर्मी ऑफिसर के साथ एक सेशन जज भी सरबराह होंगे। मतलब वो कहते हैं कि अगर एक आर्मी के जज होंगे तो एक सिविल जज भी आप अपने साथ बिठाएं। और आसिफ अली जरदारी ने जो है 9 नुकात पेश किए हैं और लेट्स सी कि अब क्या होता है इन अदालतों की तौसी के हवाले से। इसी हवाले से कह रहे थे, मैं कल देख रही थी कि स्पीकर से कहा जा रहा है कि अब असेंबली का इजलास भी बुलाया जाए, जबकि हुकूमत ने भी इस पर जवाब दिया है कि पार्लिमानी लीडरों के मशवरे से ही जो है वो फैसला करेंगे। तो ये नुकात जो आपके साथ सबा ने शेयर किया, उसी हवाले से यहाँ पर एक लीड भी लगाई गई है कि फौजी अदालतें मुद्दत 1 साल सेशन जज भी होंगे। पीपल्स पार्टी ने 9 तजावीज दी है, जबकि हुकूमत का जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मेरे पास जो खबर है वो है KPK में सब कुछ अच्छा नहीं, टीम बदलना होगी। इमरान खान ने इस बात का एतराफ किया है और वो खुद भी मानते हैं कि इस वक्त KPK में तमाम तर हालात भी ठीक नहीं है। पनामा का जो भी फैसला आएगा कबूल करेंगे। में पुलिस को मजबूत किया, पंजाब में नहीं किया गया। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात की है, बल्कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको नजर आता है कि आपके सूबे में कोई फ्लॉ है तो उसको भी मेंशन करें। लाजमी नहीं होता कि सिर्फ दूसरे पे तनकीद की जाए। और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि कल इमरान खान का एक और बयान भी सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि PSL दरअसल पनामा केस से नजर हटाने के लिए करवाया गया था और तमाम लोगों की अटेंशन जो है वो वहां पर डाइवर्ट की गई। बड़ी ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है, क्योंकि PSL जो कि बड़ा सक्सेसफुली पाकिस्तान के अंदर हुआ, उसके बाद उन्होंने ये उसको लिंक कर दिया है पनामा के साथ। तो एक ये स्टेटमेंट भी जो है वो इमरान खान के सामने आई। ठीक है, इमरान खान की जानिब से जहां पर PSL के लिए तनकीद सामने आई है और आपने कहा कि पनामा केस के हवाले से उन्होंने तमाम तर बातें की, तो एक तो चीज़ है कि पनामा केस का तो टाइम आ ही रहा था और दूसरी बात ये कि PSL का तो टाइम आ ही रहा था क्योंकि साल पूरा होने जा रहा था और अब फाइनल तो करवाना ही था। खैर, तो मेरे ख्याल में जो है इस तरह के इल्जामात और तनकीदें अब दोनों जानिब से चलती रहेंगी, क्योंकि अब पनामा केस का फैसला होने वाला है और इमरान खान कहते हैं कि जल्द आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अच्छा, एक और मेन लीड है यहाँ पर जो मैं शेयर करना चाहूंगी, वो है CPEC के हवाले से, जिसमें CPEC के खिलाफ साजिशें नाकाम बना दी, ऐसा कहते हैं SN इकबाल। जबकि चाह बिहार से गवादर पोर्ट को मुआवनत मिलेगी, चीनी सफीर का ऐसा कहना है। हम जानते हैं कि एक चाह बिहार पूरी एक जिसके बारे में एक पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बारे में पूरा एक इंडिया का एक जो है वो ईरान के साथ में पूरा लॉक हुआ था, माहिदा हुआ था, उसी बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा है कि चाह बिहार से गवादर पोर्ट को मुआवनत मिलेगी, चीनी सफीर ऐसा कहते हैं। और बिल्कुल गवादर पोर्ट एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारा, जहाँ से हमारी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और चीन की वहाँ पर मुदाखलत है और चीनी वहाँ पर सफीर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, एक और खबर यहाँ पर, कुछ अहम छोटी छोटी खबरें भी मेंशन है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान का अफगान सरहद 2 दिन के लिए खोलने का फैसला सामने आ रहा है। हम देख रहे थे कि जब से सानेहा 7 हुआ उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था बॉर्डर को, और अब खोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिनके पास पासपोर्ट होगा, वीजाज होगा, वही जो है वो यहाँ से ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन तिजारत जो है वो अभी भी उसके ऊपर बैन है कि तिजारत हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो हम अब बात करेंगे वो एक वीजा पाबंदी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जानिब से एक नया जो हुक्मनामा है, सफरी पाबंदियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इराक का नाम तो शामिल नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो लड़ सकते हैं और जिनके पास वीजा है वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन स्टिल 6 ममालिक जो कि पहले थे उनमें सिर्फ अब इराक का नाम नहीं है, पहले 7 थे और अब 6 हो गए हैं। तो वो सफरी पाबंदी का भी हुक्मनामा अब जारी हो चुका है, जिसपे कहा जा रहा है कि 16 मार्च से उसका इत्तलाक होगा। बिल्कुल, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस तरह की बातें सामने आ रही है और उनका यही कहना है कि वो दर्जा बदर्जा जो है वो तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र करने के बाद जो है वो सख्ती या नरमी बरतने लगे हैं कि जी अब किन ममालिक को इजाज़त दी जाए और किन ममालिक को नहीं इजाज़त दी जाए। तो चलें, अभी भी 6 ममालिक तो बाकी हैं, लेट्स सी के ट्रंप इंतजामिया क्या कहती है, क्योंकि पहले उनकी जानिब से ये बयान सामने आ चुके हैं कि कोर्ट ने जो भी फैसले देने हमने जो फैसला करना है बस हम वही फैसला करेंगे और उसके खिलाफ भरपूर जो है वो खड़े भी होंगे डटकर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक आर्मी चीफ के हवाले से खबर है और एक्सप्रेस का ये हिस्सा है। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन अफगानिस्तान सरहद पार से आमदोरफ्त रोके, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। पाकिस्तानी पोस्ट
पोस्टों पर हमले इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा शोधा को खराज अकीदत, कतरी वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। तो ये अहम मुलाकातें हैं। कतर की पाकिस्तान से दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश भी है। तो ये एक अहम मुलाकात हुई है और ये एक अहम बयान है जो कि एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। अच्छा, डॉन की मेन लीड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रपोजेस 1 ईयर टर्म्स फॉर मिलिट्री कोर्ट्स, और जो 9 कंडीशंस लगाई गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से इनके बारे में तो हम आपको पहले ही अपडेट कर चुके हैं, और यही लीड जो है वो आज डॉन में लगाई गई है। उसके साथ साथ 5 ट्रूप्स 15 मिलिटेंट्स डाई इन बॉर्डर अटैक, जो आपको हम बता रहे थे कि आज एक्सप्रेस और जंग दोनों की मेन लीड यही रही थी कि ये दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया जिसके नतीजे में 5 फौजी शहीद हुए। तो ये दोनों जो है वो आज डॉन ने अपनी मेन लीड लगाई है। इसके अलावा एक अच्छी खबर जो आपके साथ जाते जाते शेयर करना चाहेंगे वो है जनाब PSL के हवाले से, कि हमने देखा कि PSL पाकिस्तान के लिए एक दरवाजे तो खोल चुका है। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वर्ल्ड 11 भी पाकिस्तान में आएंगे सितंबर में, और ये एक बड़ी अच्छी न्यूज है तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त एतराजात कर रहे थे कि एक फाइनल करने से कुछ भी नहीं होता, एक फाइनल करवा लेने से आप कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जी अब वर्ल्ड 11 का भी फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि वो सितंबर में पाकिस्तान विजिट करेंगे और तमाम मैचेस लाहौर के अंदर किए जाएंगे। बिल्कुल, और जो लोग PSL को तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो इंटरनेशनल मीडिया जो कल रिपोर्ट कर रहा था वो ये कर रहा था कि 15 करोड़ ट्वीट्स जो है वो शेयर हुई है। सिर्फ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड था पाकिस्तान की सेलिब्रेशन का, और जो पिक्चर थी ज़ल्मी की, जो पिक्चर थी विनिंग पिक्चर थी, वो सबसे ज्यादा रीट्वीट की गई है। तो कल पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को न सिर्फ पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया है बल्कि पूरी दुनिया में इसकी रीट्वीट्स हुई हैं। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड जो है सबसे ज्यादा हाई था, सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड था। तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। और मैं ये सोच रही थी कि कभी ये होता था कि फुटबॉल्स के हवाले से कभी अर्सेनल की ट्वीट्स आ रही हैं, कभी किसी और की ट्वीट्स आ रही हैं। हमारे यहाँ से जो है वो हमेशा ये होता था कि कोई धमाका हो गया, कुछ हो गया तो लोग रीट्वीट करें, बट दैट वाज गुड थिंग यस्टरडे। और मेरे पास इस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर है जिसमें इनकी मेन लीड जो है वो इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक और PM टेल्स मनी एज शेक्स और टॉक ऑन इंडस वाटर ट्रीटी ऑन 20th। और इसके अलावा एक और यहाँ पर वही खबर लगी हुई है कि 5 ट्रूप्स मार्टियर 10 मिलिटेंट्स किल्ड इन बॉर्डर रेड। तो ये तमाम खबरें जो हैं ये बिजनेस रिकॉर्डर का हिस्सा है और ये आज की अहम खबरें थी जो हमने आपको बताई। और अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे मुख्तलिफ शहरों में क्या कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज फिर होंगे। एक बार फिर से तमाम तर सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। तो जान लेते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर अजहर से। जी यासिर, बताइएगा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का आज का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, आज भी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होने हैं। कल भी इंतहाई जो सियासी गेमा गेमी है वो सेनेट और असम्बली के इजलास जो हैं उसमें देखी गई थी। आज भी क्योंकि कल जो पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से, नून लीग की तरफ से भी जो ख्वाजा आसिफ हैं वो भी ऐवान में बोले थे और बाकायदा तौर पर बताया था सारी जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है उस हवाले से भी आज भी मुख्तलिफ जो एजेंडा आइटम हैं वो इसमें शामिल हैं। और सबसे जो अहम बात है, कल आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो 9 नुकात जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिए गए फौजी अदालतों की तोसी के हवाले से वो भी मुमकिन तौर पर एजेंडे में तो शामिल, लेकिन उस पर भी बाकायदा तौर पर बहस की जाएगी। साथ साथ मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटी जो हैं उनके भी इजलास होने हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मामूल के केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान और जहांगीर तरीन की जो नाअहली से मुतल्लिक केस है उसकी भी आज बाकायदा तौर पर आज फिर दोबारा समाअत होगी। इसके साथ साथ शहर में मुख्तलिफ छोटे बड़े इवेंट्स तो हैं, लेकिन साथ आज शहर का मौसम दोबारा जिस तरह 5-6 दिन से हम देख रहे थे धूप थी, लेकिन आज सुबह से हल्की हल्की बारिश है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि अगले जो चंद रोज़ हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मरी में बर्फबारी हुई थी, यहाँ पर भी ठंडक में इजाफा हुआ था, तो अब भी यही तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले जो चंद दिन हैं मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। ठीक है जी, शहर इक़्तिदार से अपडेट कर रहे थे, या अल्लाह करे मौसम खुशगवार ही रहे। रुक कर लेते हैं कराची का, जहां पर मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शहरियार साजिद, और इनसे जानेंगे कि शहर कायद में सफाई मुहिम स्टार्ट हुई थी। अनम, अगर आपको याद हो कि 70 रोजा सफाई मुहिम जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। लेट्स सी जानते हैं क्या सूरत हाल है, कितना साफ हुआ कराची। जी शहरियार, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। सबा आनम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गंदगी, गिलाज़त और कचरे के ढेर शायद कराची की किस्मत में रह गए हैं।
हर दफ़ा टारगेट दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर जो है वो कराची को सरसब्ज़ व शादाब बना देंगे, कचरे के ढेर ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 100 दिन का टारगेट दिया गया था जब वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है वो जब उन्होंने ओहदा संभाला था, उसके बाद उन्होंने कहा था मैं कराची को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दूंगा। 100 दिन का टारगेट दिया गया था, लेकिन ये 100 दिन भी गुजर गए, 100 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन कराची जू का तू है। कोई सा भी इलाका उठा लें, कोई सी भी जगह उठा लें, पूरे शहर के अंदर हर मोहल्ले के अंदर जो है वो कचरे के ढेर नज़र आते हैं। मेन जो शाहरा है उनके ऊपर भी जो है वो ढेर नज़र आ रहे हैं कचरे के, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। चाइना से इनका मुआहदा हुआ था, वहाँ से गाड़ियाँ मंगवाई गई थी, लेकिन वो भी खड़ी हुई हैं, उनसे भी जो है वो कचरा नहीं उठाया गया। अब ये बल्दियाती जो इदारे हैं उनकी नाअहली कह लें या सिंध हुकूमत की नाअहली कह लें, ये अभी तक जो है वो सवालिया निशानी बना हुआ है। हाँ, अलबत्ता कराची शहर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आधा कराची जो है वो खोद दिया गया है, कहीं पुल बन रहा है तो कहीं अंडरपास बन रहा है। अगर मेन शाहरा फैसल की बात की जाए तो वहाँ पर भी ब्रिक रोड की तरफ से जो है वो सड़क बंद कर दी गई है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वहाँ पे अंडरपास जो है वो बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहरयार, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहर जहाँ पर सफाई सुथराई की सूरत हाल तो हमने बिल्कुल नाकिस है। और है ना, मैं यही सोच रही थी कि लाइट नहीं आती है, ट्रैफिक जैम रहती है और अब गर्मियां भी आ रही हैं, और अब क्या होगा गर्मियों में, अल्लाह ही हाफिज है। चले आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं लाहौर का, जहां रात गए बारिश भी होती रही। लाहौर और गर्दनवा में हमने देखा मौसम बड़ा खुशगवार था। हुमा बट से ही जान लेते हैं कि इस वक्त मौसम कैसा है और क्या समाजी और सियासी सरगर्मियां आज लाहौर में होने जा रही हैं। जी हुमा। जी बिल्कुल, लाहौर में बहुत से इवेंट्स तो होंगे, सियासी गहमा गहमी भी होगी, लेकिन मेन न्यूज़ और मेन खबर जो है वो इस वक्त की वो यही है कि लाहौर में रात से हो रही है बारिश और लाहौर समेत पंजाब भर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। गहरे बादल आसमान पर छाए हुए हैं और इतना अच्छा मौसम है कि दिल कर रहा है कि यहाँ पर एंजॉय किया जाए। लेकिन वर्किंग डे है, तो ये वर्किंग डे पर जब भी बारिश होती है तो लोग काफ़ी इस बात पर ज़रूर परेशान होते हैं कि इसको एंजॉय किस तरह किया जाए। लेकिन यकीनन महकमे मौसमियात की तरफ से ये इम्कान जाहिर किया गया है कि ये मौसम जो है आइंदा से 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। तो जिन्होंने एंजॉय करना है वो रात को आराम से जाकर तो एंजॉय कर सकते हैं, पार्कों का रुख करें और खाना पीना खूब किया जा सकता है। और जहाँ तक इवेंट्स का जिक्र है तो आज लाहौर में मेन इवेंट पंजाब असेंबली का सेशन है, जहां पर वही बयानबाजी का सिलसिला जारी होगा। पीएसएल का भी यहां पर बातें जो हैं वो जिक्र जो है वो अभी तक जारी है और अभी तक पीएसएल का जिक्र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जो आज मेन इवेंट होगा वो यही होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है वो आज लाहौर का रुख कर रही है। एएनपी के जो मीडिया एडवाइजर्स थे, पहले एएनपी की तरफ से थे, रहनुमा थे मियां इफ्तिखार, वो यहाँ पर आएंगे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो भी एक इज्तिमा से यहाँ पर खिताब करेंगे। सो यहाँ पर लाहौर में आज सियासी इज्तिमा भी होंगे और साथ में मौसम को भी खूब इंजॉय किया जाएगा और भरपूर यहाँ पर इंजॉयमेंट का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन बयानबाजी की जो खबरें हैं आपकी जो मीडिया और आज इंजॉय भी किया जाएगा और काफी खुशी नजर आती हैं। ये सब पीएसएल का और मौसम का असर है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन की, जिसके मुतनाज़े किरदार गुल्लू भट्ट को जेल से रिहा कर दिया गया। मुजरिम को अक्टूबर 2014 में मजमूई तौर पर 11 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले शाहिद अजीज उर्फ गुल्लू भट्ट को गुज़िश्ता माह लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रिहा करने का हुक्म दे दिया था। सजा पूरी होने पर आज गुल्लू भट्ट को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। और गुल्लू भट्ट एक टाइम था कि ट्विटर ट्रेंड पे ये भी बड़े हिट चल रहे थे और लोग कोई भी किसी को कुछ कहता था तो वो कहते थे आप गुल्लू भट्ट है। और इस्लामाबाद में ग्लोबल विलेज स्पेस के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर जुनेद अहमद की किताब क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोडेड की तकरीब रोनुमाई हुई। इस मौका पर माहिरीन ने सकूते ढाका पर तारीखी हवाले से रोशनी डाली। मुसन्निफ जुनेद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान पर शुरू से ही इल्जामात का सिलसिला चला आ रहा है, हुकूमत को इस मामले पर अपनी पोजीशन वाज़े करना चाहिए। मुसन्निफ का कहना था कि उन्होंने अपनी इस किताब में उन इल्जामात को तारीखी पस मंजर में गलत साबित करने की कोशिश की है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से मैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल गई थी तब से मुझे किताबों से बहुत मोहब्बत हो गई। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि किताबें आपकी सच्ची दोस्त होती हैं और आपकी रहनुमाई के लिए बहुत परफेक्ट होती हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपको बताते हैं। सवात के पुरफिजा मुकाम वादी मालम जब्बा में 3 रोजा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंच गया है। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। सूबाई वजीर खेल और सकाफत महमूद खान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और आप आज की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। और हम कितना बाहर घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान के हिल स्टेशंस की, जैसे कि सवात हो गया, कश्मीर हो गया या फिर नारायण कागान हो गई, इतने खूबसूरत है सबा। इस बार तो मैंने यही प्लान किया कि इन समर वेकेशन पर मैंने पाकिस्तान के हिल स्टेशंस देखने जाना। बिल्कुल, इस समर वेकेशन पे मैं भी छुट्टियां प्लान करूंगी, लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान के हिल स्टेशंस काफी दफा जा चुकी हूँ तो मैं इस दफा सोच रही हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगी। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की, जो कि है पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी के हवाले से, जिन्होंने फौजी अदालतों को 2 की बजाय 1 साल की तौसीह देने और इनके सिविल जजेस के साथ मिलकर काम करने की तजवीज दे दी। उनका कहना है नवाज शरीफ बात नहीं करना चाहते तो उन्हें भी हुकूमत की कोई परवाह नहीं। फौजी अदालतों की बहाली के तकाजे पर सियासी मुशावरत के बाद आसिफ जरदारी ने न्यूज ब्रीफिंग में कई पत्ते खोल दिए। फौजी अदालतों को 2 की बजाय मजीद 1 साल तौसीह देने के साथ इनके तरीक़ेकार पर 9 नुकाती सिफारिशात पेश कर दी। इनके मुताबिक मिलिट्री कोर्ट, सिविल और फौजी जजेस पर मुश्तमिल हों, उनका फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हो सके। गिरफ्तार दहशतगर्द 24 घंटों में अदालत को पेश किया जाए और मुल्जिम को मर्जी का वकील करने का हक हो। इन्होंने डॉक्टर आसिम केस पर शिकवा दोहराया और कहा कि रेंजर्स को इख्तियारात बिला इम्तियाज मिलने चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी अपनी सिफारिशात पर दूसरों की राय सुनने को भी तैयार है, ताहम हुकूमत अगर अपोजिशन को अहमियत नहीं देती तो पीपल्स पार्टी को भी इनकी परवाह नहीं। साबिक सदर का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन हो जाए तो कराची में बसे पश्तून अफराद वापस जाने को तरजीह देंगे। और अब अखबारात के एडिटोरियल में क्या कुछ लिखा गया है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अनवार साहब? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल ठीक ठाक, और बड़े खुश भी होंगे क्योंकि अब तो पीएसएल का फाइनल भी हो गया है। जी बिल्कुल फाइनल हो गया, इसलिए अखबारात में भी अभी तक ये फीवर बरकरार है पीएसएल का। आपने देखा है कि वर्ल्ड 11 का अंदिया भी मिल रहा है, बेशक, बिल्कुल, लेकिन लाहौर का मिल रहा है, कराची का नहीं मिल रहा। चले नेक्स्ट ईयर जो है वो कराची में भी मैचेस होना शुरू हो जाएंगे, रावलपिंडी में भी होंगे, लाहौर में भी होंगे। लेकिन चल अच्छी बात है कि शुरुआत तो हुई। जी हाँ, डेरन सेमी के हो सकता है ये समझते हो कि कराची वाले कचरा उठाएं तो फिर वो टीम में आएंगे। नहीं चलें, क्या लिख रहे हैं आज एडिटोरियल? जी देखें, अखबारात, लाहौर के अखबारात खास तौर पे आज भी उन्होंने ज़्यादातर जो एडिटोरियल हैं वो पीएसएल के फाइनल को मुख्तलिफ पहलुओं से उसका जिक्र किया है। मसलन द न्यूज़ जो है वो स्पिरिट फाइट्स के उन्वान से इदारिया लिखता है पीएसएल पे, और रोज़नामा एक्सप्रेस और दूसरे कुछ उर्दू अखबारात जो हैं पीएसएल का फाइनल क्रिकेट की निशात सानिया यानी उसका रिवाइवल जो है इसको उन्होंने बनाया है। एक तो उन्होंने वाजे किया है कि खौफ के बैरियर ख़त्म हो गए हैं इस फाइनल कराने से, कि जो एक नफसियाती तौर पे खौफ था उसको दूर किया गया है और यकीनन क्रिकेट जीती है, अमन जीता है और उसके अलावा दुश्मनों को शिकस्त हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2-3 मैसेज गए हैं इस लाहौर में होने वाले इस फाइनल से। तो अखबारात ने इसको बहुत ही खुश आइंद करार दिया है। जहाँ तक पूरी कौम को मुबारकबाद दी है, वहाँ उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी और जो ख़ास तौर पे मुख्तलिफ खदशात का इज़हार किया गया था, तो एक पूरी फोर्सेस ने जो एफर्ट की है कि उसकी वजह से ये कामयाबी हुई है। तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो कि मेज़बान भी थे, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी कामयाबी को जो है वो गाजियों और शहीदों के नाम किया है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, कि अमन इस हद तक पहुँच गया है कि आप इतना बड़ा इवेंट जो है वो कामयाब हो गए हैं कराने में। और ये जो है उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में आइंदा जो है वो क्रिकेट होगी और होनी चाहिए। ये ज़्यादातर इदारियों के मौजूआत हैं और इसी तरह कई कालम निगारों ने भी इसको अपना मौजू बनाया है।
ठीक। अनवार हाशमी साहब, बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सक्सेसफुली ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो गया, क्रिकेट वतन वापस आ चुकी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे भी पाकिस्तान के लिए खुल गए हैं, तो बहुत अच्छी खबर है। इसी हवाले से हमने देखा कि बहुत से लोगों ने ये बात भी कही है, इमरान खान की जानिब से भी कल एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि PSL जो है वो कराया ही इसलिए गया है कि पनामा केस से नजरें हटाई जाएं। और हम देख रहे थे कि हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद होंगे मजहर बरलास साहब, उन्होंने भी कुछ इसी हवाले से लिखा है, तो उन्हें हम लाइन पर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि उनका कॉलम जो है वो आप जरूर शेयर करें कि क्या लिखा है उन्होंने। जी बिल्कुल, मैं आज बहुत से कॉलम जो है वो अखबारात में देख रहा था, तो मुझे जो है रोज़नामा जंग में मजहर बरलास साहब का कॉलम है चेहरा, और उनका उन्वान था ज़ल्मी और कलमी, जो कि मेरे इदारियों से मैच करता था, तो मैंने इसीलिए मजहर बरलास के कॉलम को सिलेक्ट किया है। उन्होंने एक बड़ी बारीक अंदाज में ज़ल्मी और कलमी को जो है वो मौजू बनाया है। यानी एक तरफ तो जो पेशावर ज़ल्मे की टीम थी उसने एक कामयाबी हासिल की, और उसके बाद उनके जो कैप्टन ने एक इशारा दिया था टेंड कराने का, उसको एक लाइटर अंदाज में वो ले के आगे बढ़े हैं कि जब इस टीम ने 148 स्कोर बनाया, मजहर बरलास लिखते हैं, तो मुझे लगा कि ये लोग सारे टेंड कराने से डर गए हैं, इसलिए खुद ही शिकस्त की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल उनको कामयाबी हुई और इसी को वो आगे लेके, ठीक है, इसी कॉलम पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर कॉलमनिस्ट और राइटर और मजहर बरलास साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज पहली दफा आज हम आपको कॉल पर ले रहे हैं, बड़ा जबरदस्त आपने जो है वो कॉलम लिखा है। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल, सुबह बखैर आप सबको। अच्छा मजहर बरलास साहब, आपने ये जो कॉलम लिखा है, आपने PSL को पनामा से कनेक्ट कर दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी ज़बानी भी सुनना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान में ये बात बड़ी तवज्जो तलब रही है और हमेशा इससे सियासतदानों की भी निगाह रही है, अदालत की भी निगाह रही है। अदालत लोगों का मूड देख रही होती है कि लोगों का प्रेशर किस तरफ है। तो एक फैसला पनामा के हवाले से चूंकि महफूज हुआ है, तो मुस्तमलिक नून ने कोशिश की कि PSL का फाइनल लाहौर में करवा के हम अवामी जो तर्जुमानी है वो हासिल करें, और इस मकसद के लिए नून लीग के कुछ मेंबरान ने टिकट तकसीम भी किए वर्कर्स ने, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। वो फाइनल में जब सेठी साहब तकरीर कर रहे थे तो नारेबाजी उल्टी शुरू हो गई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने तो आने का फैसला जो था वो मनसूख कर दिया, और जो वज़ीर आला पंजाब थे वो भी बीच में खिसक गए। उन्होंने भी इनामात तस्लीम करने तक इंतजार नहीं किया। जी ठीक है। अच्छा मजहर बरलास साहब, हमारे पास जो है मौजूद है लाइन पर हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। अनवार साहब, मजहर बरलास साहब लाइन पे, आप कुछ बात करना चाहेंगे इनके कॉलम के हवाले से? जी बिल्कुल, कॉलम की जब बात की जाए तो बड़े लाइटर अंदाज में होनी चाहिए, क्योंकि एकदम अगर हम पनामा लिस्ट पे मैं नहीं आना चाहता कि मजहर बरलास साहब का शुमार कॉलम निगारों के उस कबीले से होते हैं कि जो वाकई कॉलम की को समझते हैं। वो कॉलम को ना तो आर्टिकल में तब्दील करते हैं और ना ही कॉलम को जो है एक फीचर में और तकरीर में तब्दील करते हैं। इसलिए उन्होंने ज़ल्मी और कलमी को लेके आगे चले हैं कि जब ज़ल्मी का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया है, अब उसको वो लेके आते हैं कलमी। उनके कॉलम का एक किरदार है जो उनसे गुफ्तगू करता है और वो कलमी की बात करता है, तो मजहर बरलास उससे कॉलम में पूछते हैं कि ये कलमी से मुराद आपकी क्या राइटर्स है? तो उसने कहा है कि नहीं, कलम से एक फैसला आने वाला है जो कईयों के सर कलम कर देगा या कई जो है करप्शन को कलम कर देगा, इस सवाली अंदाज में किया। तो मैं मजहर बरलास साहब से ये पूछ के सवाल और आगे बात बढ़ाता हूँ कि मजहर बरलास साहब ये बताइएगा कि ज़ल्मी का नतीजा तो सब ने कबूल कर लिया है, कलमी का नतीजा कैसे कबूल किया जा सकेगा? ये मजहर बरलास साहब खुद बताएं। शुक्रिया हाशमी साहब, आपने कहा, आपकी मेहरबानी। ज़ल्मी का नतीजा बिल्कुल सबने ये सोच कर कबूल कर लिया है कि ये पाकिस्तान की जीत है। अलबत्ता ज़ल्मी वालों ने भी टेंडे नहीं करवाई, उनके सरों पे भी बाल है। रात में देख रहा था जावेद अफरीदी के भी बाल है और बाकी प्लेयर्स के, वो तो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि
जैन सैनी ने ये कहा हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी तरह ये जो फैसला आएगा, यार इसमें दो बड़े तबकात जो है या बड़ी जमातें जो है या बड़े नजरियात जो है वो लगे हुए हैं। एक पनामा पेपर में जो नाम है उनको डिफेंड कर रहा था, दूसरा मुखालफत कर रहा था। तो फैसला कुछ न कुछ जाहिर है जब आएगा तो उस पर अफरा तफरी आएगी, इसलिए आएगी कि किसी एक फरीक को वो पसंद नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि वो सबको पसंद आ जाए। वो जो सबको पसंद आएगा वो तो फैसला नहीं होगा, वो तो बड़ा गोल मोल की बात होगी। जी। तो गोल मोल बातों का वक्त मेरा ख्याल गुजर चुका है इस पाकिस्तान के लिए, और अब करप्शन खत्म होनी चाहिए। वो किसी सूरत, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, किसी पे कोई इल्जाम लगा रहा हूँ, मगर वैसे ही कि मजमूई हाशमी साहब और करप्शन जो है ये खत्म होनी चाहिए। आप देखिए कि 88 और 85 में पाकिस्तान में एक फर्द कमाता था और 10 फर्द अफराद खाते थे, और महंगाई का एहसास नहीं होता था, और डॉलर जो था वो 20-22 रुपए का था। अब देखिए ये जो करप्शन है इसकी वजह से ही डॉलर जो है वो अबव 100 जा चुका है। बिल्कुल सही। और घर के सारे अफराद कमाए तो फिर एक फर्द को खिलाना मुश्किल हो चुका है। दुनिया में ऑयल की प्राइस जो है वो गिर रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ जो है वो सीनियर कॉलमनिस्ट और बड़े जबरदस्त सहाफी मजहबुल्लाह साहब मौजूद थे लाइन पर, और वो यही कह रहे थे कि अब फैसला आने वाला है और जो भी फैसला आएगा डेफिनेटली वो सबको तो पसंद नहीं आएगा। और साथ साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने जो है हमारे साथ के एडिटोरियल पे डिस्कस किया, और बड़ी जबरदस्त डिस्कशन थी, और आगे चल के हम मजहबुल्लाह साहब को जो है उनके ख्यालात और उनके एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। बिल्कुल जनाब, आज बात PSL से होके पनामा तक आई है और तमाम इदारों में क्या कुछ था ये तो हमने जाना। अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं, जिसमें आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के हवाले से नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। 6 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर अमेरिका के सफर पर पाबंदी होगी, जबकि इराक को इस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। इतलाक 16 मार्च से हो जाएगा, ये तो हम शुरू में ही बता चुके हैं, है ना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर अमरीका में दाखिल होने से मुताल्लिक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इस सदारती हुक्मनामे का इतलाक 16 मार्च से होगा। इसका ऐलान अमरीकी वजीर खारजा ने किया। नए हुक्मनामे से ग्रीन कार्ड होल्डर्स इस पाबंदी से मुतासर नहीं होंगे। नए ऑर्डर में पाबंदियां आयद किए जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में इराक शामिल नहीं। इन ममालिक के शहरियों को 90 रोज तक वीजा जारी नहीं किया जाएगा, जबकि पनाह गजीनों का प्रोग्राम भी 120 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। नए सदारती हुक्मनामे के मुताबिक अमरीका में एक साल में 50,000 से जायद पनाह गजीन कबूल नहीं किए जाएंगे। चीन के बगैर इंजन के तैयारे की बात कर लेते हैं, जिसने समंदर की सबसे ज्यादा गहराई में जाने का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। ग्लाइडर समंदर की 6,329 मीटर गहराई में गया। 87 घंटे और 48 मिनट तक जेरे आब रहने वाले ग्लाइडर्स ने 134 किलोमीटर रकबे का सफर भी तय किया। जबरदस्त। और जेरे समंदर दुनिया की मालूमात भी फराहम की। इससे कबल चीन के ही ग्लाइडर्स ने 6,000 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया गया था। इस ग्लाइडर्स के लिए हेड्स ऑफ। और कितना काम कर रहे हैं चीनी। लेकिन हम आपको कुछ इंडियन फिल्म्स और उनके सॉन्ग्स के बारे में भी बताएंगे, जो कि उन्होंने हमारी ही कॉपी की है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहीं जाइएगा मत। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे माजी के पॉप सिंगर हसन जहांगीर से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात होगी जनाब आज कुछ शोबिस की। दुनिया भर में पाकिस्तान में शोबिस में तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ किया जाता है। हर दौर में पाकिस्तानी ड्रामा हो चाहे पॉप म्यूजिक हो हमेशा से ही इंतहाई मकबूल रहा और पड़ोसी मुल्क में तो कॉपी का एक सिस्टम जो चला था वो आज तक चलता आ रहा है और ऐसे ऐसे गाने उन्होंने कॉपी किए कि आपको क्या बताएं। बिल्कुल उसी में बात कर लेते हैं पाकिस्तानी पॉप सिंगर हसन जहांगीर की, जिनके गाने भारत ने मनोवन नकल किए। हसन जहांगीर खुद इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, वादा किया था एक बार मिला दे। इंसान कभी कुछ नहीं होता, ये आप लोगों का प्यार आपकी मोहब्बत बना देती है, लेकिन आपके अंदर जोश जज्बा लगन पावर आग होनी चाहिए। तो मेरा स्ट्रगल की जो लाइफ है मेरी, मैंने बहुत हार्ड स्ट्रगल किया है क्योंकि मैंने पूरा स्टडी करता था कि कौन आदमी क्यों हिट है, उस आदमी के पीछे क्या हिस्सा है। काम अच्छा करने के लिए आपको एक एनर्जी पावर सब चाहिए। स्ट्रगल की मेरी जिंदगी में जाएंगे तो आंसुओं बहती रह जाएंगी क्योंकि स्ट्रगल के लिए आपको बहुत सड़क छाप बनना पड़ता है, आपको बहुत सारे उस्तादों के जूते सीधे करने पड़ते हैं, उनके पान सिगरेट लाने पड़ते हैं। आज के ज़माने में ये नहीं है क्योंकि आज का जो उस्ताद है वो नेट है। हमारे जो उस्ताद है वो हारमोनियम तबला ढोलक वाले लोग वो उस्ताद हुआ करते थे। इंडिया हो या पाकिस्तान हो या ग्लोबली दुनिया में किसी भी मुल्क का म्यूजिक हो, म्यूजिक की बेसिक थिंक है कि आपके दिल दिमाग को कैच करे, अच्छा लगने लगे। अब जुबान से म्यूजिक का ताल्लुक खत्म हो चुका है। म्यूजिक एक साउंड है, उसकी अपनी एक जुबान है जो आपके दिल दिमाग में अच्छी लगती है तो ठक से आपको अच्छा लगने, आप कहते हैं यार इसके नकल करो, तो अच्छी चीज की कॉपी की जाती है। सीनी मेरी सीनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मेरी सीनी सारे गाए जो, सीनी मेरी सीनी वेरी गुड वो, सीनी मेरी सीनी जिसे लव हो आराम से इत्मीनान से इजी हो के काम से, परफ्यूम लगा कर हिट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, उठे न कोई आपसे सबका दिल बहलाइए। तो जो लोग नकल कर रहे हैं वही बहुत अक्लमंद लोग हैं क्योंकि उस नकल को करके इनहैंस करते। जब जो लोग नकल करके इनहैंस नहीं कर पाते, कितनी अच्छी बना लेते वो भुस से गिर जाता है, फ्लॉप हो जाता है। लेकिन जो अक्लमंद लोग किसी को कॉपी करते वो गाना हिट हो जाता है, दोबारा से रीहिट हो जाता है। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया, कैसे मिल गया कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना। जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उदित नारायण, सोनू निगम और आपके दिलेर मेहंदी, मिक्का सिंह दिलेर मेहंदी हर जगह दुनिया में मेरा गाना गाते हैं, तो आई फील प्राउड, मुझे अच्छा लगता है। और वो बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं। पाकिस्तान में भी आके वो तारीफें कर रहे होते टीवी पे, इंडिया में भी अमेरिका में भी गा रहे होते, तो इसमें मुझे खुशी होती है। वो खुद बहुत बड़े लोग हैं और वो नाम लेकर मेरा गाना गा रहे होते, तो खुशी होती है। वी आर फैमिली। आप दूसरों का एहसास करें। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, हमेशा उसी स्टैंडर्ड का वही चीज़ दूसरों के लिए जब आप करना शुरू कर देंगे तो बस आप समझ लीजिए हमारे मुल्क से ये नफरतें खत्म हो जाएंगी। कीप लविंग, कीप स्माइलिंग। दिल 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 मामा पापा प्यारा दिल दिल दिल, प्यारे बच्चों का दिल प्यारा दिल दिल दिल, वाइफ हस्बैंड का दिल प्यारा दिल दिल दिल, साला बहनों का दिल, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में भी हसन जहांगीर साहब मौजूद हैं, तो वक्त जाए के बगैर डायरेक्टली उनकी जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कितने गाने आपके भारत ले उड़ा है। क्या रिगार्ड दिया उन्होंने। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। वेरी गुड मॉर्निंग और आज का थैंक्स बहुत गुड कॉन्सेप्ट। आपकी बातों का जो है कि म्यूजिक की कॉपीकेट वर्जन दुनिया में हो रहे हैं और पाकिस्तानी गाना, पाकिस्तानी म्यूजिक इस वक्त बहुत हाइप क्रिएट कर चुका है दुनिया में। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत ही स्ट्रांग है और हमारी जो
जो यंगस्टर की जो म्यूजिक है, जो प्राइवेट म्यूजिक कहते हैं, हाँ। जिसे मूवी से रिलेटेड नहीं है, वो में हम इक्वल टू हॉलीवुड हमारी जो हाँ, हमारे बिल्कुल जो काम है, जो हमारे जैसे स्टार्स हमारी अपने हाँ। जो एल्बम करते हैं, ठीक। तो वो हमारी मूवी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमारी मूवी की जो म्यूजिक है पहले बहुत अच्छे थे, जैसे मेहंदी हसन साहब, नूरजहां हाँ, साहिबा, हाँ। ये लोग गाते थे। इन्होंने तो जादू, अहमद रशीद साहब, ये लोग, इन्होंने जब भी गाया इनकलाब, रेवोल्यूशन ला दिया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में जो हमारी म्यूजिक की क्वालिटी उस कैलिबर तक नहीं है, उसके बाद उसका क्वालिटी जो थी, ड्रामाज ने फिर जगह ले लिया, तब तो ड्रामाज में भी म्यूजिक होता है, वो भी बड़े- इंडिया चोरी कर लेता है। गाने वाले हमारे बड़े बड़े अच्छे, मतलब महनहास और नाहिद अख्तर, इन्होंने ऐसे जादू कर दिया इन्होंने। लेकिन क्या वो जो स्टैंडर्ड जो था इंटरनेशनली साउंड का एक होता है, वो उस लेवल पे नहीं आया। लेकिन जो प्राइवेट हमारी म्यूजिक थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दिल दिल पाकिस्तान, ये सब बिल्कुल, गाने। डेफिनेटली। बल्कि दिल दिल पाकिस्तान का तो मुझे इतनी हैरत हुई कि दिल दिल पाकिस्तान इज जस्ट लाइक हमारा सेकंड नेशनल एंथम बन गया है। हर बंदा दिल दिल पाकिस्तान गाता है, उन्होंने वो भी कॉपी किया हुआ है। तो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल हाँ। पे हमारा काम हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये कि इसी तरह इंडियन म्यूजिक जो है वो मूवीज के लिहाज से बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन जब अगर उनकी जो प्राइवेट एल्बम्स हैं उसमें वो स्ट्रांग दम नहीं रहा, इसलिए उन्होंने हमेशा जो हमारे जो एक्सक्लूसिव सिंगर्स हैं उनके गाने उठाए और उन्होंने उसको कॉपी किया। लेकिन अब इंटरनेशनली एक लॉ आ गया दुनिया में, जो अब पायरेसी के खिलाफ हम लोगों ने बड़ा फाइट किया। तो अब आपकी कॉपी नहीं कर सकते जब तक आपसे वो परमिशन कॉपीराइट का नहीं ले। हसन साहब, ये तो अब होना शुरू हुआ है ना कॉपीराइट का जी हाँ। सिलसिला। बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो पहले आए, जो आपके टाइम पे थे और जो आपने खुद गाए, जी हाँ। और वो गाने वहां पर गए, कोई रिगार्ड नहीं दिया उसका, कुछ भी नहीं हमने देखा कि ना कॉपीराइट्स का उस टाइम लोगों को था। हाँ। वो कहते थे जी अच्छा इंडिया में चल गए तो चलो वाह वाह फेमस हो गए, लेकिन धुनें तो पाकिस्तानी थी। जी हाँ। उस हवाले से आपने कभी सू किया हो कि जी मेरा गाना आपने बगैर मेरे पूछे कैसे चला दिया? ये बात तो उन्होंने ही मुझसे खुद एक्सक्यूज कर लिया, तो मैं क्या सू करता। मिसाल के तौर पे टी सीरीज के ऑनर गुलशन कुमार जी, वो उन्होंने मुझे मेरे पास आया कि जी स्टूडियो मैंने बनाया, आपके गाने, आपके एल्बम बेच के करोड़ों आपके कैसेट्स बेचे, मैंने तो ये एल्बम है, इसकी ओपनिंग आपने करनी है। खैर ये उनकी ग्रेटनेस थी कि वो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया, मुझे बुलाया उन्होंने। अच्छा, आपने खुद बात की कि करोड़ों बनाए, इसी तरह से अभी सलमान खान की एक मूवी है जिसमें उन्होंने करोड़ों का बजट बनाया, पूरी फैमिली हिट हो गई। गाना था मुन्नी बदनाम हुई, वो भी पता चला कि हमारा ही उन्होंने कॉपी किया हुआ था, और खुद आपके इतने सारे सॉन्ग्स उन्होंने कॉपी किए। पर्सनली कितनी इरिटेशन होती है, कितनी तकलीफ होती है कि यार हम इतनी मेहनत से कंपोजिंग करते हैं, हम इतनी मेहनत से जो है वो मेलोडी देते हैं और कोई फौरन से कॉपी कर लेता है, तो कितना फिर इरिटेटिंग लगता है। दिस इज अ वेरी बैड साइन कि अगर आप किसी की अच्छी चीज को कॉपी कर ले, उसको क्रेडिट नहीं दें, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कॉपी करना को मैं मायूब नहीं समझता, लेकिन आप उसको क्रेडिट जरूर दीजिए। उसको आप बताइए कि भाई जिन्होंने ये गाना गाया था उनका ये नाम है, इसको मैं रीडू कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो ये चीज एक आपके ह्यूमन एक रिगार्ड रिस्पेक्ट होता है, वो करना चाहिए। और जब म्यूजिक फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका तो स्पेशली ये जाता है कि आप उसको थैंक्स या रिगार्ड करें कि यार आपका ये गाना मुझे बहुत पसंद है। अभी मेरे बहुत सारे गाने वो लेना चाहते हैं, तो मुझे उन्होंने कॉपीराइट के लिए, क्योंकि अब कॉपीराइट सिस्टम आ गया है, अब हम उनकी नकल कर सकते हैं ना वो हमारी कर सकते हैं। अब बहुत ये, अब अगर कोई आपकी पायरेसी करता है तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली, बिल्कुल। अभी थोड़े दिनों पहले ही बल्कि हमने देखा था कि अमजद साबरी की कवाली भी उन्होंने जो है वो कॉपी की थी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मैं सू भी करूंगा और सारा कुछ। तो इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलता रहता है। लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए तो इतने बड़े बजट के साथ जो वो इतनी ह्यूज मूवीज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें करोड़ों का बजट होता है, पता नहीं कौन कौन से ममालिक में वो शूट कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनके पास कंपोजिंग की या उनके पास मेलोडी की या उनके पास अल्फाज की इतनी कमी है कि हमारी धुनें एज इट इज वहीं पे पोस्ट कर देते हैं और फिर वो वहां हिट हो रही होती हैं और उनके लोगों को पता भी नहीं होता कि ये तो मटेरियल पाकिस्तान से आया है। ये बात सही आप कह रही हैं, लेकिन अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके खिलाफ वर्क होना चाहिए और भी काम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पोजिशन हम करते हैं या बनाते हैं तो उसमें लिरिक्स राइटर का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, कि वो सोचता है, कंसीव करता है। म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है, जो म्यूजिक बना रहा होता है, जो मेलोडी बना रहा होता है, तो उस सब चीज एक टाइम स्पेंड जॉब होता है। अपने माइंड को आप सोचता है, क्रिएट करता है, और जब हिट हो जाता है आप उसको ठग से बैठा पका हुआ खाना आपने खा लिया। ये किसी के लिए भी है, मैं हॉलीवुड
का कोई गाना उठा लूं या किसी का भी उठाऊं, ये चीज करना अच्छा साइन नहीं है। एक अगर आप 2 लाइन उसके नीचे लिख दें कि ये गाना वैसे नाइस सॉन्ग फला फला सिंगर ने गाया और मुझे पसंद है, आई लाइक ट्रिब्यूट टू हिम, या जब भी कुछ आप कह सकते हैं, तो ये इसमें अच्छी बात है। और हसन साहब, अभी आप ट्रिब्यूट की बात कर रहे थे और जैसे कि आपने बताया कि टी सीरीज वालों ने भी आपको इस चीज का क्रेडिट दिया था, जो काम उन्होंने आपका सारा चोरी किया, उसके बाद उसका क्रेडिट भी दिया। फिर 1898 में जब आप वहां पर गए भारत, तो बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। कैसा एक्सपीरियंस था वहां पर जाने का? और जो सॉन्ग आप देख रहे थे कि आप लोग खुद गए वहां पर, लोगों ने उस चीज को चलाया, उससे सुपर हिट सॉन्ग्स बनाए और उसके बाद आपको वहां पर वेलकम दिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स, हीरो हीरोइन से लेके जितने भी लोग थे, वो सब वार्म वेलकम उन्होंने किया। माधुरी जी से लेके मिथुन चक्रवर्ती साहब से लेके गोविंदा, अमिताभ साहब, सभी लोगों ने बहुत वार्म वेलकम किया और बहुत ही मुझे रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया। म्यूजिक को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं। और जो भी कुछ मैंने किया बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरी पहचान पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही की वजह से मैं आज दुनिया में जाना पहचाना जाता हूँ। तो ये हर आदमी को, हर सिंगर को जो जिस मुल्क से बिलोंग करता है उसको रिस्पेक्ट रिगार्ड देनी चाहिए। उस मुल्क का क्रेडिट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आज मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ तो ये मेरा, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी काम नहीं है, इसमें ऊपर अल्लाह की रहमत है और आपके रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है, लोगों का प्यार होता है। और पाकिस्तान की कौम की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं दुनिया में कहीं भी जाकर हिट हुआ हूँ तो वो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। अच्छा, आपने पाकिस्तान की बात की, तो जब आप यहाँ पर आए थे तो हमारे कैमरामैन ने जो है बड़ा जबरदस्त आपको कहा कि वो जो आपने सॉन्ग गाया था, उस सॉन्ग के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सॉन्ग गा सकते हैं? इसकी मैं थोड़ी सी लाइन आपको बता दूं। बिल्कुल, तो मुझे कहा गया पीटीवी से कि आपको नेशनल सॉन्ग बनाना है, तो मैंने सोचा अब दिल दिल पाकिस्तान बन गया, चांद सितारा सारा परचम हमारा सब बन गया, अब मैं क्या लाइन लिखूं? तो मेरे दिन में मैं रात भर सो नहीं पा रहा था, क्योंकि सुबह मुझे गाना देना था। तो मैंने सोचा कि यार बुक में सिलेबस में पढ़ते हैं कि 1947 को पाकिस्तान बना, तो मैंने कहा इसको एक साउंड देना चाहिए। तो अब लिखा मैं 1947 ताकि वो तारीख भी याद है। तो मैंने सोचा 1947 1947 14 अगस्त एक नाम मिला, प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सब की पहचान मिला, प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सब की पहचान बना, आंखों में है प्यार, हर चेहरे पे बहार, ये है खुशियों के रंग है, ये देखो संग संग, हर फूल जो खिला है देखो हंसता हुआ, हर दिल की सदा है यही अपनी दुआ, प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सब की पहचान बना। ये मैं इसको याद रहे। आपने एक रात में लिरिक्स इसके लिख लिए थे? जी, ये मोहम्मद नासिर साहब से, फिर मैं तो एक मुखड़ा लिखा, ट्यून बनाया, फिर मोहम्मद नासिर साहब ने इसको लिखा पूरा, और ये गाना माशाल्लाह बच्चे को इस तरह से सिलेबस की लोगों में बहुत पसंद भी, मकबूल भी हुआ ये गाना, साथ ही साथ इससे लोगों को तारीख भी हमारी पाकिस्तान की। अच्छा, ये हसन साहब, ये गाना तो आपने गाया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस वक्त इंडिया में कुछ पहले ऐसी कंपनीज भी थी जो बाकायदा तौर पर काम ही सिर्फ ये करती थी कि पूरे मुल्क से, पूरे जो दुनिया है वहां से वो मेलोडीज चुराती थी और गाने बनाती थी और उसको सेल आउट करती थी, तो ऐसी कंपनीज भी हमने देखी। आपने बताया कि पहले तो इस चीज का चोरी करने के बाद क्रेडिट दे दिया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहां पर बेशक पायरेसी आ चुकी है, बेशक कॉपीराइट्स का तारा आ चुका है, बट स्टिल पाकिस्तानी फनकारों की वो इज्जत नहीं रही जो पहले रहती थी। पहले नुसरत साहब के कितने गाने लोगों ने चुराए हैं, आज भी देख लें आप, रश के कमर जो है वो कितना हिट हुआ है और वो भी चुराया गया गाना है, लेकिन स्टिल वो इज्जत नहीं रही फनकारों की। जैसे आपने बताया था कि आपका जब गए तो बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, आज तो पाकिस्तान के आर्टिस्ट को वहां पर जाने तक पे इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, क्या कहेंगे सब पर? देखिए, आर्टिस्ट का जो है, आर्टिस्ट की लाइन ऐसी है कि म्यूजिक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह एक चीज है, तो इंटरनेशनल इन चीजों पे पाबंदी कभी लगा ही नहीं सकता कोई भी। इसको क्रॉस द बॉर्डर भी इस पे पाबंदी लग नहीं सकती। आप एक हुक्मरान लगा तो सकते हैं, लेकिन जो अवाम है दुनिया की, वो इंटरनेशनली म्यूजिक सुनना चाहती है और म्यूजिक अच्छी लगे, दिल दिमाग को अट्रैक्ट करती है, वो फिर वो लोग नहीं देखते कि किस मुल्क का, किस जगह का क्या है। म्यूजिक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको सब अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी चीज। अब उसमें भी जुबान नहीं है, अब म्यूजिक की जुबान भी नहीं रही, म्यूजिक अपनी एक जुबान बन चुकी है। जो आप किसी भी जुबान की म्यूजिक सुने, साउंड आपको अट्रैक्ट करेगा, अच्छा लगेगा, तो आपके दिल दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। तो ये चीज पे पाबंदी जो लोग लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, वो बहुत छोटे लोग हैं। बिल्कुल, बहुत छोटे लोग हैं। बल्कि एग्जैक्टली जो है अब ये हो रहा है कि पहले जब हमारे एक्टर्स या सिंगर्स जाते थे, जैसे आप गए, आपका इतना जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, फूलों की पत्तियां निछावर हुई, लेकिन अब हमारे जब एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जाते हैं तो उनसे प्रॉपर ऑडिशन लिया जाता है। जैसे मायरा खान गई थी तो 2 दफा ऑडिशन देके आई थी, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, वो लोग भी थोड़ा सा जो है वो शोज में हेलीपैड से लेके गए थे, तो अब यहाँ से ऑडिशन देने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मुझे तानसेन अवार्ड, बड़े
बड़े अवार्ड Exactly. मिले, और जी। तो ये चीजें हाँ। ये वक्ती है, हमें देखिए किसी के घर में हमें पत्थर नहीं मारना हाँ, चाहिए। exactly. दुनिया को इंटरनेशनली अब ये सोचना पड़ेगा, ग्लोबल वर्ल्ड बहुत छोटा हो हाँ। गया है, अब लड़ाई झगड़े का जमाना खत्म हो नहीं चुका है, बिल्कुल प्यार का हमें जमाना है। प्यार, अच्छा, मोहब्बत, अभी जो है हमारे हारमोनी पास के साथ। टाइम बहुत शॉर्ट होता है और हम चाहते हैं कि सारे लोग सुनना चाहते हैं हवा हवा आपका जो सॉन्ग है वो अगर आप सुनाना चाहें। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। ये मैं चाइना गया, अभी चाइना में गवर्नमेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, सीसीटीवी चैनल 9 पे हर तरफ मेरा ये गाना बज रहा था। हाँ। और मुझे वार्म वेलकम 4 टाइम मिला था। जबरदस्त, जबरदस्त। तो मैं ये लाइन मुझे जिंदगी की धूप को साया कर गई, ला 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 ला। उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। जबरदस्त हसन साहब, जबरदस्त। इतना जबरदस्त गाना। और ये गाना वो गाना है जो कभी भी मैं इंटरनेशनली वेब पे सुनूं तो डीजेस ने इस गाने को मिक्स कर करके पता नहीं कितने गाने बना लिए। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। वो तो नहीं देते लेकिन हम आपको जरूर मैं क्रेडिट सारा पाकिस्तान को देता हूँ, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानियों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमने आपको हसन जहांगीर से मिलवाया, इतने जबरदस्त सिंगर, और ये होते हैं लेजेंड्स। मतलब आप देखें Definitely. कितने हम्बल और कितनी जबरदस्त बातें करते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे थे कि इंडिया हमारे सॉन्ग्स जो है वो कॉपी कर लेता है, जिसपे हसन जहांगीर साहब ने आपको प्रॉपर्ली बताया। भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताया कि पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का बड़ा नाम अरशद महमूद, जिन्होंने कई ड्रामों में काम किया और मुख्तलिफ फिल्मों में मौसीकी की धुनें तरतीब दी हैं, और उनमें फैज अहमद फैज की गजलों को भी धुनें देना शामिल है। गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने फेमस अरशद महमूद से मुलाकात की और मल्टी टैलेंटेड होने का राज भी मालूम किया। उनका क्या राज है, आइए उन्हीं से मालूम करते हैं। मैं जब 21 साल का था तो मैंने वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया बच्चों के लिए, अक्कड़ बक्कड़। तो उसमें मुझे 1-2 कॉम्पोजिशन जो है हर हफ्ते नई करनी पड़ती थी, नई कॉम्पोजिशन हर हफ्ते। और फिर वो सच कब हुआ, फिर टाल मटोल हुआ, और बेशुमार और प्रोग्राम थे। तो आप समझे कि कोई एवरेज 2 या 3 गाने हर हफ्ते बनाने पड़ जाते थे। लेकिन मैं अकेला नहीं था, मैं और नैरा हम हारमोनियम उठा के रिहर्सल रूम में किसी में जाते थे, तो आगे खलील साहब रुबीना बदर के साथ रिहर्सल कर रहे होते थे, फिर दूसरे मास्टर मंजूर और फरीदा खानम बैठे होते थे। तो मैं नहीं सिर्फ काम कर रहा था, यानी 4, 5, 6 कंपोजर जो है वो हर स्टेशन से काम, यही कराची में होता था, सोहेल राणा साहब भी काम कर रहे थे। अच्छा, और हर हफ्ते नए गाने बनते थे, और यही रेडियो में भी होता था। आम तौर पे जब भी मेरी कभी किसी डिस्कशन होती है, ऐसे लोग जो बाख्तियार हैं, जो मीडिया में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ओनर्स जो हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि यार बात ये है सब कि हम कमर्शलिज्म की तरफ ज़्यादा आ गए। और कमर्शलिज्म, अच्छा कमर्शलिज्म तो हमारे ज़माने में भी था, लिहाजा अब मुझे नहीं समझ आता कि क्या कमर्शलिज्म क्या है। मुझे तो लगता है कि कमर्शलिज्म असल में ये है कि जी जब आप नंबर 2, नंबर 3, यानी ऐसे चीज़ जिसमें आप ने कुछ गौर व फिक्र न की हो, अपना दिमाग न लगाया हो, वो जो एक तख्लीकी अमल है उससे आप ना गुजरे हो। जैसे बहुत ही अच्छा एक शेर है गालिब का कि सब हुजूम नाउमीदी खाक में मिल जाएगी, यानी नाउमीदी हो ही नहीं सकती हमें। हमारा हिंदुस्तान के साथ जो है एक अजीबोगरीब ताल्लुक़ है। वो काम जो यहाँ पाकिस्तान में होता है उसकी सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान से बाहर जो है वो इंडिया ही है। अच्छा, इंडिया में जो काम होता है वो इंडिया से बाहर उसकी सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान है। तो लिहाजा अब हम जब ताल्लुकात ऐसे अच्छे नहीं रखेंगे कि आना जाना मिलना ही एक दूसरे से
जो है वो एक वबाल हो जाए, तो फिर इस तरह की चीजें बहुत होंगी, क्योंकि वहां भी लोग ये समझेंगे कि जी अगर हमने फलां शख्स की कॉपी कर ली वो तो यहाँ आ ही नहीं सकता। हाँ, जब दोनों मुल्कों के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो फिर शायद ये कम हो जाए ये चीज। लेकिन इस वक्त जो कंडीशंस हैं, और अगर कहीं अच्छा काम हो जाता गलती से यहाँ पे, तो वो तो 100% वहाँ कॉपी हो जाएगा। हमारा इस तरह मिलना और अपनी सरजमीनों के लिए हौसलों और हुनर को आजमाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, जीतना, दिल खोलकर खुशियां मनाना, ये जज्बा एक जैसा है। या कभी हार जाना, आंख नम होना, दिलों का टूट जाना, ये भी जज्बा एक जैसा है। अगर सोचे तो ये भी करिश्मा है यहाँ आपस में मिलने का, जो लम्हे साथ गुजरे हैं, इन्हीं लम्हों, इन्हीं यादों के लाखों फूल खिलने का। यही दिन रोशनी बन जाएंगे, चलो हम सूरजमुखी के फूल बनकर रोशनी को देखते हैं। कि सूरजमुखी फूल की खुसूसियत है कि वो सूरज की तरफ देखता है। तो लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। तो आपने बात सुनी, ये हमारे लेजेंड्स की बातें हैं और बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए इंडिया से बाहर निकले तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट जो है वो पाकिस्तान है, और यही हाल कुछ पाकिस्तान का भी है कि अगर वो बाहर निकलते तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट जो है इंडिया है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट जरूर दे दीजिए प्लीज। चलिए शो में लेते हैं, यहाँ के बाद मिलेंगे। साउंड प्रोड्यूसर टीचर डक्सन विल्सन से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात कर लेते हैं किसी भी हिट नंबर की जिसमें साउंड प्रोड्यूसर का अहम किरदार होता है, और उसका कहना यह है कि उसकी कंपोज की हुई धुनें अगर चोरी हो जाएं तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी मेहनत से ये धुनें बनाई जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि ये म्यूजिक पड़ोसी मुल्क चोरी कर लेता है। ऐसा ही होता है हर बार पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के एक ऐसे ही टैलेंटेड साउंड प्रोड्यूसर डिक्सन विल्सन को भी यही शिकवा है। उनका कहना है कि मुल्क का मीडिया अपने म्यूजिक को प्रमोट नहीं करता। वो मजीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम डिक्सन विल्सन। मैं तकरीबन कोई पिछले 20-22 साल से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। एज ए सिंगर मैंने स्टार्ट किया, एज ए प्लेबैक सिंगर, एज ए स्टेज सिंगर, एज ए वेडिंग सिंगर, और वो करते 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 स्टूडियो, कुछ दोस्तों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा हेल्प, जिसकी वजह से रास्ते खुलते गए और आगे बढ़ते गए और यहाँ तक पहुँचे जिनमें कि मोइन अख्तर साहब, सर फहरिस्त, और सलमान वजीउल हसन, XYZ, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प और सपोर्ट के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा। काफ़ी सारे गाने मेरे ख्याल हज़ारों की तादाद में होंगे जिनकी रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग हमने की है। अब चूँकि हमारे मुल्क में फिल्मों का दौर है, फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही हैं माशाल्लाह, तो हम लोग फिल्मों के गाने और फिल्मों का बैकग्राउंड और फिल्मों की साउंड डिज़ाइनिंग और फिल्मों की डबिंग और ये सारा कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। गाना बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, ऑब्वियसली ये तो एक सबको ही पता है ये बात। कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, लिरिक्स के हिसाब से उसकी कॉम्पोजिशन होती है, और उसके बाद उसका म्यूज़िक बनना जिसमें कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, फिर लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन उसके ऊपर होती है, या फिर वोकल्स होती हैं बाद में, उसके बाद फिर उसकी मिक्सिंग का प्रोसेस, फिर उसके बाद मास्टरिंग, फिर उसके बाद जाके कोई चीज़ फाइनल होती है। तो ये ऑल टुगेदर कोई अगर आप लग के करें दिन रात, तो मेरे ख्याल में 5 दिन तक हमें बंद होना पड़ता है एक कमरे में कि हम वो काम जो है कंप्लीट करके निकाल सकें। ऑब्वियसली निकलती है, और कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है, जब कोई चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो उसको कॉपी भी बहुत सारे लोग करते हैं, इवन दूसरे मुल्कों में भी कॉपी होता है, और उसके बारे में अच्छी और बुरी बातें भी होती हैं कि कोई कॉपी कर रहा है आपका म्यूजिक। आई थिंक
शायद उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अपना कुछ नया क्रिएट कर सके, तो वो आपके चीज को कॉपी कर लेता है, या फिर आपकी चीज उसको इतनी अपील करती है, इतनी पसंद आती है कि वो फिर कहता है कि यार इससे अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो यही बनाना है। मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। मैंने कई लोगों को इस तरह से हेल्प किया कि जी आए आप एल्बम्स करें, और एल्बम्स करके आप अपने गाने चलवाएं चैनल्स पे। बट वो कहते हैं भाई चैनल्स पे कहाँ चलवाएं, ले दे के फिर सोशल मीडिया रह जाता है, वहीं पे चलाते हैं लोग गाने। चैनल्स ही थे जिन्होंने पाकिस्तानी म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था ज्यादा, जिनकी वजह से पाकिस्तान का म्यूजिक सामने आया था, जिनकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो सामने आए थे उस वक्त जब चैनल्स अपना म्यूजिक दिखाते थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ख्याल है, ये सारी की सारी डिबेट और सारी की सारी बात जो है ये चैनल्स पे डिपेंड करती है कि चैनल्स जब अपना म्यूजिक और अपना कंटेंट प्रमोट करेंगे और अपना म्यूजिक चलाएंगे, तब ही हमारी कोई जगह बन सकेगी अपने ही मुल्क में। अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही रुलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। हम खुश हैं, हमारी आवाम खुश है इंडियन म्यूजिक सुन के, उन्हें खुश रहने दें। और किस तरीके से आपने देखा कि बात कर रहे थे ये कॉपी कल्चर की, कितनी मेहनत से कंपोजर जो है वो कंपोजिंग करता है, धुनें सेट करता है, सारा दिन सारी रात लग जाती है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं ये लाइन निकाल देते हैं, ये धुन निकाल देते हैं, ये अंतरा ठीक नहीं है, और उसके बाद जाके फिर कोई कॉपी कर ले तो बड़ा अफसोस होता है। खैर, इस वक्त हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं और हम बताएंगे उनका इंटरव्यू। बिल्कुल जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ जॉब फेयर के हवाले से भी। तो IBA के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इस वक्त IBA डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। महरीन एंड महम, फाइनली आपका नाम मुझे याद हो गया है। महम जो है वो मैनेजर हैं और महरीन जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं IBA की। आप लोग एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जानना चाहेंगे आपसे कि ये सिर्फ IBA के स्टूडेंट्स के लिए है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी डेफिनेटली IBA का करियर फेयर है एंड वी हैव केप्ट इट सिर्फ IBA के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अच्छा, मतलब जो CVs अभी हम लिख रहे थे वो नहीं लिखे, खाली IBA के लिए। अच्छा, कितनी कंपनीज हैं जिनको आपने इसमें इनवाइट किया है इस जॉब फेयर में? कितनी कंपनीज होंगी? प्लस ये भी बताएगा कि आप लोगों ने जो जॉब एप्लीकेशंस का सिलसिला है वो ऑन स्पॉट भी कर सकते हैं कि उसके लिए पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा? हमारी जॉब एप्लीकेशंस की जो है हमने कंपनीज फिलहाल 60+ कंपनीज को हमने ऑन बोर्ड ले लिया है। ओके, ग्रेट। एंड दे वेरी बिग कंपनीज टू। CVs का प्रोसेस ये है कि वी हैव इट बोथ वेज, लोग पहले भी दे रहे हैं और ऑन स्पॉट भी इंटरव्यूज भी होंगे। और अच्छा मेरीन, आप बताएं कि जब ये जॉब फेयर का इनेकाद किया गया और ये बड़ी खुशी की खबर थी IBA के स्टूडेंट्स के लिए, सब ने कहा होगा जबरदस्त काम हो गया जी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, पहले यहीं अप्लाई करके देख लेते हैं, क्या पता हो ही जाए। कैसा रिएक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स का और कितने ज्यादा लोग आपको कॉल करके पूछ रहे हैं महरीन काइंडली कुछ हो सकता है? एक्चुअली IBA का करियर फेयर हर साल ही होता है। दिस टाइम हम कोशिश करें कि इसको नई हाइट्स पे लेके जाएं, सो दैट मोर स्टूडेंट्स आर केटर्ड। बहुत सारे हम स्टूडेंट, जितने भी हमारी स्टूडेंट बॉडी है, उसके लिए भी एक एडवांटेज है ना कि हम पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को IBA में लेकर आ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करें। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें यही करना है। महरीन, आपने बताया था मुझे कि अलुमना भी हैं इसमें, न्यूकमर्स भी हैं, जो इस वक्त करंट स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें, सभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इस वक्त सीट्स कितनी है जिनको जॉब ऑफर की जा सकती है? 60 कंपनीज तो हैं, एक भी अगर उठाते तो 60 तो होंगे। एक्चुअली पूरा जो IBA के जितने भी हमारा एरिया है, एलुमनाई है, स्टूडेंट्स हैं, ऑल आर इनवाइटेड फॉर द टू द करियर फेयर। इवन फैकल्टी भी डेफिनेटली, ठीक है, दे कम टू द करियर फेयर, वी हैव ऑल ऑफ द कंपनीज, दे इंटरैक्ट विद देम। कंपनीज उससे पहले भी हमें अप्रोच कर रही हैं कि इफ दे हैव अ पोजीशन वो हमें दे रही हैं, तो हम आगे उनको स्टूडेंट्स को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो दे डू हैव एन अपॉर्चुनिटी आइदर वे कि बिफोर द करियर फेयर एंड आफ्टर ड्यूरिंग द करियर फेयर। ठीक है। अच्छा, इस तरीके का जॉब अफेयर लगाया जा रहा है और डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं कि ये जो आइडिया जनरेट किया एक कंपनी ने कि इतने लोगों को गैदर करना है और फिर इस तरीके से वैकेंसी निकालनी है, उनको जॉब भी देना है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है उन लोगों के लिए। एटलीस्ट 60 लोगों को तो भला होगा ना, मतलब एक भी अगर आपने सिलेक्शन में, एक तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, होता है ना फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब हम फर्स्ट इसको प्रेफर करेंगे, वो क्या है आपका? ओके, सो कंपनीज का ज्यादा प्रेफरेंस बिकॉज क्योंकि वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका यही वो होता है कि उनकी जो क्राइटेरिया है दैट अकॉर्डिंग टू द नहीं, एक्चुअली पता है दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज टू आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपनीज जो है बिफोर ग्रेजुएशन हम
तो दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द IBA स्टूडेंट्स कि हमारे बिफोर द ग्रेजुएशन हमारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग देयर जॉब, दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द अच्छा ये बताइए मेरी, इससे पहले भी आप लोग लाइक हर साल ही इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कराते हैं, इससे पहले कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब ऑफर हो चुकी है और इस बार भी आप लोग ये कर रहे हैं, तो क्या आपकी एक्साइटमेंट है इस जॉब फेयर को लेकर? एक्साइटमेंट तो इतनी है कि यार एंटायर टीम दे आर सो एक्साइटेड, देखिए हमें बार-बार फोन करके बोल रहे हैं अच्छा अब क्या होगा, अब क्या यही मैं कह रही थी कि अब तो फोन आ रहे होंगे, कॉल आ रहे होंगे। और दूसरा IBA में ये है कि हमारे पास सिर्फ बिजनेस, IBA फेमस तो सिर्फ बिजनेस स्कूल की वजह से है, मगर हमारे पास प्रोग्राम्स बहुत सारे डाइवर्स ऑफर होते हैं। इस दफा व्हाट हमने जो कोशिश की है, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस तरह से इतने डिफरेंट कोर्सेज हैं। हमने कंपनीज भी इसी तरह डिफरेंट अप्रोच किए हैं ताकि वो लोग हर मतलब किस तरीके का इनेकाद किया जा रहा है कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी जॉब कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ आए और उन तमाम लोगों को आपने बताया कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं IBA जॉब फेयर में जाके। अगर आप जाके इसके अलावा ऑनलाइन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इनके पेज पर, और वहां पर जाकर जो इस वक्त एप्लीकेशंस वहां पर दी गई हैं उन एप्लीकेशंस को फिल आउट कीजिए और आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको वहां पर जॉब भी मिल सकती है। यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। Stay with us. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब हम आ चुके हैं हमारे फेवरेट सेशन में, जो है पाकिस्तान के चमकते सितारे। और आज का चमकता सितारा बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है क्योंकि आयशा सिंगिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, साथ साथ सॉन्ग्स भी अपने खुद लिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आयशा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और ये बताएं गुड मॉर्निंग आज में आके कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग गुड। अच्छा ये बताएं कब से सिंगिंग कर रही है? सिंगिंग वैसा तो बचपन से ही कर रही थी, लेकिन प्रोफेशनली 1 ईयर हो गया मुझे। अच्छा, तो सॉन्ग्स भी आप अपने खुद लिखती हैं? खुद लिखती हूँ, बता रही थी खुद लिखती हूँ। अच्छा, इतना टैलेंट कहाँ से कि मॉडलिंग भी करनी है, सिंगिंग भी करनी है, सॉन्ग्स भी खुद लिखने हैं, कहाँ से ये सब कुछ है? इट्स ऑल अप टू अल्लाह ताला कि उसने डेफिनेटली वही। लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको फैमिली की सपोर्ट ना हो। तो आपकी फैमिली की सपोर्ट कितनी है? फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, स्पेशली मेरी मदर। उन्होंने बेतहाशा मेरी हेल्प की है। कहीं जाना है, अब शूट से आपको पता है समटाइम ऐसा होता है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है कि आपको करना ही होता है, तो वो बेचारी बस हमेशा रेडी रहती है, मेरे कैरियर मेरी सपोर्ट लगी रहती है। और पूरा जो आज मैं हूँ यहाँ बैठी हुई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। डेफिनेटली घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करें तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं होगी। अच्छा, कौन सा सॉन्ग आप हमें सुना? अपना ही सॉन्ग गाऊंगी, साथिया। गा ले फिर जल्दी से। कोई लिखा भी मैंने खुद है। साथिया साथिया ओ माहिया माहिया, पल कोई हो तुम देना साथ, लम्हा कोई हो तुम रहना पास, पल कोई हो तुम देना साथ, लम्हा कोई हो तुम रहना पास। ये बातें हैं अजब सी, ये बातें हैं गजब की, हम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच, पल कोई हो तुम देना साथ। जबरदस्त आयशा, वेरी नाइस, बहुत प्यारा आपने गाया है और आपने खुद लिखा है। तो मुझे बड़ी तशवीश हो रही थी कि आपने क्या सोच के गाना लिखा है? मोस्टली लोग यही सोचते हैं फ्रेंड्स वगैरह कि शायद मैंने कोई लड़का होगा उसको सोच के स्पेशली ये लिखा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बस कहते हैं ना कि अब जब आपको शौक लिखने के लिए तो आप वो लिख लेते हो, फिर वो कोई भी चीज हो सकती है, टेक्स्ट नहीं। कितने दिन में लिखा? कितने दिन में? 2 days मुझे लगे ये गाना लिखने में। पहले एक बस वर्ड आया मेरे दिमाग में, एक लाइन आई गया, मुझे गाना लिखना चाहिए। फिर मैंने सोचा यार अब जब ये लाइन लिख ली तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, करते करते वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सॉन्ग या इससे पहले भी आप? ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। तो कोई वीडियो वगैरह बनाया? वीडियो भी बनाई है इसकी। अच्छा, इस सॉन्ग की वीडियो चैनल भी यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, सैयदा आयशा अली के नेम से। अच्छा आयशा, क्योंकि आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप बता रही थी, और साथ साथ आप सिंगर भी हैं, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपको साथ साथ मॉडलिंग भी करनी पड़ गई और आपको कहा कि जी आपने सिंगिंग भी करनी है और आप शो स्टॉपर भी हैं, समथिंग कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि अगर मॉडल सिंगर भी हो तो उसके साथ ये दोनों काम आ जाते हैं।
या होता है ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मैंने अपना सॉन्ग कंपोज किया और जब वो पूरा मेक हो गया तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मॉडल लेने की जरूरत क्या है भाई, तुम खुद कर लो। बजट बचता भी है इस तरीके से। यानी जो आपने अपना फर्स्ट वीडियो शूट किया उसमें मॉडल भी आपको मैं खुद हूँ। जबरदस्त। अच्छा आयशा ये बताइएगा कि आप किसको आइडलाइज करती है, कौन आपका फेवरेट सिंगर है? कौन फेवरेट सिंगर है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नाजिया हसन इज माय फेवरेट सिंगर। वेरी नाइस। नाजिया हसन का कोई सॉन्ग अगर आपको याद हो तो आप सुना सकते हैं? नाजिया हसन का याद है और बहुत सारे प्रोग्राम्स तो गाती भी रहती हूँ। श्योर है ना? और वांट टू डेडिकेट टू माय मदर, उनका फेवरेट। हाउ स्वीट। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा चुप हो चले, वेरी नाइस। यहाँ तो मैं खो गई थी आपके सॉन्ग में। वेरी नाइस, बहुत प्यारा आपने गाया सॉन्ग और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम काम के लिए, आपकी मॉडलिंग के लिए, आपकी सिंगिंग करियर के लिए, और इसी तरह आप मेहनत से आगे चलती रहें। थैंक यू। तो जी ये हमारे साथ थी पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा आयशा, जो कि सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं और लिरिक्स भी खुद लिख लेती हैं अपने सॉन्ग की। अनम देखिए कितना टैलेंट है हमारे मुल्क। बिल्कुल, और अगर आप में भी ऐसा कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें बताएं हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ नए मेहमानों के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग।